हाय दोस्तों, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। और इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी मौलिक विद्युत। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी हम 4 लेक्चर को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर किसी छात्र को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को एकदम जीरो से समझना है तो वो हमारे सारे वीडियोस को 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है ना। जहां तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह से व्यवहार करता है, उसका इफेक्ट डालने वाले जो कारक होंगे जैसे कंडक्टर की लेंथ या एरिया क्या होता है। तो इन चीजों को हमने बहुत ही आसान वे में समझा है। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए स्टूडेंट, प्रतिरोधों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से मेरा मतलब क्या है। कई बार क्या होता है कि सर्किट में एक से ज्यादा प्रतिरोध होते हैं या कई सारे प्रतिरोध होते हैं। तो कई सारे प्रतिरोधों को हल करने के लिए या समझने के लिए हम उपयोग करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन का। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई परिपथ है और उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको यहाँ पर ये 3 रेजिस्टेंस दिखाया, R1, R2, R3। तो ये R1, R2, R3 प्रतिरोध के बराबर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R है ना, इस प्रकार से रखना चाहता हूं कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस का प्रभाव होगा, यानी ये जो तीनों मिलकर जो काम करेंगे वो काम मेरा अकेला ये वाला रेजिस्टेंस करे, यानी कि एक रेजिस्टेंस को मैं डाल दूं, है ना। तो इसे ही हम समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में या प्रतिरोधों के संयोजन में। तो यहाँ पर 2 तरह का संयोजन होता है। पहला होता है श्रेणी संयोजन, जिसे आप कहते हो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और दूसरा होता है आपका समांतर संयोजन या जिसे आप कहते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है, यानी 2 तरह से आप संयोजन को पढ़ते हो। तो श्रेणी का मतलब सीरीज है ना, सीरीज का मतलब आप क्रम के अनुसार, क्रमानुसार, यानी एक फिर उसके बाद एक फिर उसके बाद एक। तो श्रेणी संयोजन में मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर ये R1, R2, R3 के बीच में श्रेणी संयोजन करना है ना। तो अगर मैं यहाँ पर श्रेणी संयोजन की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कि क्रम के अनुसार। तो मान लो कि अगर आपका संयोजन कुछ इस प्रकार हो क्रम से कि R1 है ना, यहाँ पर R1 के अंतिम एंड से मैंने R2 के फर्स्ट एंड को कनेक्ट कर दिया हूं, है ना, यानी क्रम से। उसके बाद R2 के जो सेकंड एंड है उससे मैंने R3 के पहले सिरे को या फर्स्ट एंड को कनेक्ट कर दिया। तो ये जो संयोजन कहलाएगा ये कहलाता है आपका श्रेणी संयोजन, है ना। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से कोई पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज मैंने V दिया, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, करंट I फ्लो होगी, है ना। तो देखो मैं ये चाहता हूं कि ये जो तीनों प्रतिरोध जितना प्रभाव डाल रहे हैं इस धारा पे, वो पूरा का पूरा प्रभाव एक ही प्रतिरोध डाले। मतलब कि मैं इस सर्किट को कुछ इस वे में चेंज करना चाहूं कि अगर मेरे को ये 3 रेजिस्टेंस ना लिखकर सिर्फ यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस में इस तरह से लिखूं और ये वही कार्य करे जो 3 रेजिस्टेंस कर रहे हैं, है ना। तो इसी कैलकुलेशन को हमको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ना है। उससे पहले अभी आप लोग सिर्फ यहाँ पर याद रखेंगे जैसा मैं बता रहा हूं, फिर मैं ये बता दूंगा कि कैसा होता है। श्रेणी संयोजन में अगर हम बात करते हैं करंट की, ठीक है, तो करंट हमेशा यहाँ पर सेम बनी रहती है। यानी कि अगर मान लो कि आपके R1 से 5 एम्पियर की करंट जा रही है तो R2 से भी 5 एम्पियर की करंट जाएगी, R3 से भी 5 एम्पियर की करंट जाएगी। अगर 2 एम्पियर की करंट है तो इस पूरी सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। कहने का मतलब करंट यहाँ पर सेम रहने वाली है।
वहीं अगर हम बात कर रहे हैं वोल्टेज की, है ना, तो जो श्रेणी परिपथ होता है या श्रेणी संयोजन होता है वहां पर वोल्टेज आपकी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, यानी वोल्टेज जो होगी वो आपकी बढ़ जाती है ना। यानी कि आपको मैंने देखो, इसीलिए मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था वहां पर मैंने आपको विभव पात समझाया था, यानी वोल्टेज ड्रॉप का कंसेप्ट आया था जो मैंने समझाया था। तो अगर किसी स्टूडेंट को यह समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पर R1, R2, R3 में क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी यहाँ पर कुछ वोल्टेज R2 में ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पर R3 में ड्रॉप होगा। तो मान लो R1 में जो ड्रॉप वोल्टेज है ये V1 है, R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप है V2 है, और R3 में जो वोल्टेज ड्रॉप है ये V3 है। ठीक है, क्लियर है ना। मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, तो पहले तो यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये है, ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा कि श्रेणी परिपथ में करंट आपकी बढ़ जाती है ना, सॉरी, करंट आपकी समान रहती है, वोल्टेज आपका बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पे केवीएल लगा दूं, अभी देखो केवीएल मैंने पढ़ाया नहीं हूं लेकिन मैं लगा रहा हूं, है ना। तो जब केवीएल में इससे अगले वाले लेक्चर में या उससे अगले वाले लेक्चर में जब भी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको समझा दूंगा। तो केवीएल अप्लाई, अगर मैं केवीएल कर रहा हूं यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अप्लाई वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग या उनके योग के बराबर हो सकता है, यानी होता है, हो सकता नहीं है, सॉरी, है ना, होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अगर मैं इस R1 में वोल्टेज ड्रॉप निकालूं, यानी कि मैं लिख रहा हूं वोल्टेज ड्रॉप ऑफ R1, है ना, यानी R1 क्या वोल्टेज ड्रॉप, तो ये क्या है हमारे लिए V1 है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूं, वोल्टेज ड्रॉप, फिर मैंने समझा था I इंटू R, है ना। तो करंट यहां पर कितनी I और रेजिस्टेंस R1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को यह समझ में नहीं आया कि कैसा लिखा, तो मैं फिर बोलूंगा मेरा फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार इस R2 में वोल्टेज ड्रॉप में लिखूं कि वोल्टेज ड्रॉप ऑफ R2, तो R2 में क्या है V2 है, और यहां पर I इंटू R2। अब देखो यहां भी I, यहां भी I, क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कहा करंट आपकी सेम है। ठीक है, तो दोनों जगह करंट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, दोनों जगह क्या, तीनों जगह रहेगी। ऐसे ही अगर R3 में लिखूंगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ V3 बराबर I इंटू R3। बोलो कोई दिक्कत है क्या, मतलब यहां से मैं V1, V2, V3 के मान इस इक्वेशन 1 में लिख सकता हूं क्या, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहां से अगर लिखूंगा V बराबर V1 की जगह क्या लिख सकता हूं, I इंटू R1, V2 की जगह क्या लिख सकता हूं, I इंटू R2, V3 की जगह क्या लिख सकता हूं, I इंटू R3। ठीक है, तो अगर मैं यहां से I को कॉमन लूं तो क्या होता है, V बराबर I आपका क्या होगा, कॉमन आया तो R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो समझ में आया कैसा लिखा, है ना। अब मैं यहां से इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, V अपॉन I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है, मुझे यहाँ पर रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ये जो V है, V ये क्या है आपका टोटल वोल्टेज, भाई ये टोटल वोल्टेज, I आपका क्या है टोटल करंट, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं फिर से यहाँ पर अगर ओम्स लॉ की बात करूं, यानी ओम के नियम की बात करूं, तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है ना। तो टोटल वोल्टेज बटे टोटल करंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि R ये क्या है आपका टोटल रेजिस्टेंस RT बराबर टोटल वोल्टेज V अपॉन में I।
तो ये लिख सकता हूं ओम के नियम के अनुसार, यानी कि मैं V अपॉन आई की जगह क्या लिख सकता हूं, RT लिख सकता हूं। तो इसको मैं RT लिखूं या इस तरीके से लिखूं R इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस बराबर आपका क्या आया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये श्रेणी संयोजन की बात हुई जब तीन रेजिस्टेंस को श्रेणी में जोड़कर उनकी जगह आपको एक रेजिस्टेंस लिखना है, इक्विवेलेंट लिखना है या टोटल रेजिस्टेंस लिखना है, तो आप क्या लिखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से आप लिखोगे। तो यहां पर तीन रेजिस्टेंस, अगर ऐसे नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस हो यानी बहुत सारे रेजिस्टेंस हो तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस यहां पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस Rn जितने भी होंगे सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये वाला फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है ना। मतलब जब आप रेजिस्टेंस का श्रेणी संयोजन करेंगे तो वहां पर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट प्रतिरोधों को आपको क्या करना है, ऐड करना है ना। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में यहां पर ये कोई आपको एक अरेंजमेंट दिया गया है ना, ये आपके पास में दो रेजिस्टेंस हैं इस तरह से। अब आप मुझे ये बताओ कि ये किस प्रकार से जुड़े हैं, है ना। आप कहोगे कि श्रेणी प्रकार में जुड़े हैं, अरे जुड़े हैं ना श्रेणी प्रकार में, वैसे तो जुड़े हैं, ठीक है। तो यहां पर ये R1 और R2 और मान लीजिए कि ये आपको वोल्टेज दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके बराबर आप ऐसा सर्किट बनाना चाहते हो जिसमें सिर्फ आप एक प्रतिरोध को व्यक्त करें, यानी कि इन दो रेजिस्टेंस की जगह आपको एक रेजिस्टेंस लिखना है ना। तो ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी में हैं। तो क्या मैं इस परिपथ को इस प्रकार से नहीं बना सकता हूं कि इनका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा RT वो इस प्रकार से मैं काउंट कर लूं तो मेरी सर्किट क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। तो RT मुझे चाहिए। अब सीरीज में RT कैसे मिलेगा, दो रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2, तो यहां पर कितना हो जाएगा RT या R इक्विवेलेंट 10 प्लस 10, तो यहां पर कितना आया 20। तो अगर मैं यहां पर 20 ओम का है ना, अब ओम में दिया है तो ओम का मतलब 20 ओम का एक प्रतिरोध लगा दूं या 10-10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में लगा दूं, मतलब एक ही होगा, है ना। तो वही मैंने कहा था कि हमको परिपथ को हल करना। अब देखो ये एक जटिल परिपथ था, मतलब बड़ा सर्किट था, उसको हमने एक छोटे सर्किट में चेंज कर लिया, है ना। तो ये होता है आपका श्रेणी संयोजन। क्लियर हो गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली जो चीजें हैं वो है कि श्रेणी संयोजन में करंट आपकी चेंज नहीं होती है, हमेशा एक समान रहती है। वोल्टेज आपकी चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। कैसे बढ़ती है वो KVL में बताऊंगा, है ना। आपको श्रेणी संयोजन में जो इक्विवेलेंट निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है, अब मैं इसको मिटा दूं, है ना। अभी आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है कि तीन रेजिस्टेंस है ना। मान लो आपको रेजिस्टेंस दिया R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 5 ओम और R3 बराबर आपको दिया है 20 ओम, है ना। और कहा गया है कि अगर इन तीनों प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। मतलब अगर ये कह रहा वो कि ये मान लीजिए आपका R1 है, ये आपका क्या है R2 है और ये आपके लिए R3। R1 का मान कितना है 10 है, R2 का मान कितना है 5 है और R3 का मान कितना है 20 है। तो अब इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, यानी R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे भाई, सिंपल जोड़ दो यार, 10 5 और 20, मतलब 10 5 15 20 35। सही है क्या, बिल्कुल सही है 35 ओम इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो श्रेणी संयोजन समझ में आया, है ना। सिंपल कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकेंड रिलेशन सेकेंड कॉम्बिनेशन जो होता है श्रेणी के बाद में, इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना। आपका दूसरा होता है यहाँ पर समांतर संयोजन, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्या, समांतर संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन,
ठीक है। तो समांतर संयोजन में क्या होता है, पहले इसको ध्यान से देखो। समांतर संयोजन का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लें और फिर समांतर संयोजन में होता क्या है। तो सेम वही मैंने अभी मिटा दिया हूं। अगर आपको तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को समांतर में जोड़ना है ना, तो अगर हम तीनों रेजिस्टेंस के एक एंड को एक तरफ और दूसरे एंड को दूसरी तरफ ऐड कर दें, यानी जोड़ दें, है ना, यानी सभी सिरों को एक तरफ और दूसरे तरफ के सिरों को एक तरफ जोड़ दें, यानी कुछ इस तरह से आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, ये वाला, है ना। यहाँ पर मैंने R1 का एक सिरा लिया, R2 का एक सिरा लिया और R3 का एक सिरा लिया, यानी तीनों सिरों को इस पॉइंट ए पर मैंने ऐड कर दिया। इसी प्रकार दूसरे एंड बी पर मैंने तीनों सिरों को फिर से क्या कर दिया, एक साथ ऐड कर दिया यहाँ पर, ये बी पर, है ना। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को आप कहोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर संयोजन। अब यहाँ पर आप क्या लगा दो, एक बैटरी लगा दो विभवांतर, ठीक है, या आपने बैटरी अप्लाई कर दी, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर देखो मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा रहा हूँ कि श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक तरफ और सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरों को दूसरी तरफ जोड़ दिया जाए, है ना, तो उस कॉम्बिनेशन या उस संयोजन को हम समांतर संयोजन कहते हैं। समांतर संयोजन में अगर हम बात कर रहे हैं करंट की, ठीक है, या धारा की, तो करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब ध्यान देना, है ना, कि समांतर संयोजन में आपकी करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि समांतर संयोजन में आपका जो वोल्टेज होगा वो हमेशा सेम बना रहेगा, यानी वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर मैंने V वोल्ट अप्लाई किया और यहाँ से ये I एम्पियर की करंट जा रही है, अब इसको समझाऊंगा मैं KCL में कि करंट बढ़ती कैसे, है ना। तो इस करंट को यहाँ पर आकर ये तीन भागों में बंटने के लिए रास्ता, यहाँ पर I1 मान लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी आपकी I3। जबकि जो वोल्टेज है वो सेम अमाउंट में, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज है तो V रहेगा, यहाँ पर भी V रहेगा और यहाँ पर भी V, मतलब जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो सभी शाखाओं में एक समान बना रहेगा। मतलब पैरेलल में क्या होगा, समांतर में, कि वोल्टेज सभी शाखाओं में 1, 2, 3 ऐसी अगर 1000 शाखाएं भी जुड़ी हैं तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर वोल्टेज 1000 शाखाओं में भी बराबर रहने वाला है, लेकिन करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। अब अगर हम इक्विवेलेंट की बात करें तो मैं फिर से आपको डिराइव कराने वाला नहीं हूं, आप लोग याद रखेंगे ये जो फार्मूला लिखा रहा हूं मैं, है ना, कि अगर मान लीजिए कि पैरेलल में आपको यहाँ पर इन रेजिस्टेंस के बराबर एक प्रतिरोध लिखना है, यानी इस सर्किट को आपको चेंज करना है यहाँ पर इस तरीके से कि आप एक रेजिस्टेंस लिखें RT, है ना, इन तीन को अलग अलग ना लिखते हुए तो क्या लिखेंगे, तो जो पैरेलल का होता है वो आता है आपका R इक्विवेलेंट इस तरीके से 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। और ऐसे ही अगर ये तो तीन है, अगर नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस होंगे तो आप इसे इसी प्रकार से लिखेंगे 1/Rn ओम। तो ये होता आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस का सॉल्यूशन, है ना। तो पैरेलल में आप कैसे इनवर्सली इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 1/R1 इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये आपको सीरीज के लिए याद रखना है, ये आपका होता है पैरेलल के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपका सारा यहाँ पर क्लियर हो जाए। देखो अगर आपको सर्किट को सॉल्व करना है, ये चार चीजें मैं बार बार कहूंगा कि आपको पता होनी चाहिए कि पैरेलल में क्या हो रहा है, सीरीज में क्या हो रहा है। तो इसको मैं अभी यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं, सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं, मैं इनको समझाता हूँ, है ना, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको कुछ ये सर्किट दी हुई है और यहाँ पर इसने टोटल रेजिस्टेंस पूछा है।
तो देखो आपको सबसे पहले जब भी इस टाइप से सर्किट दिखे, है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कितने रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और कितने रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको यही काम करना है कि कितनी ब्रांचें हैं जो आपकी पैरेलल में कनेक्ट है और कितनी ब्रांच हैं जो आपकी कैसे कनेक्ट है, श्रेणी क्रम में या सीरीज में कनेक्ट है। तो उसको पता करने के लिए यहाँ पर आप हमेशा एक कंसेप्ट पकड़ के रखेंगे, वो है करंट, है ना। करंट आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में करंट क्या होती है, हमेशा सेम बनी रहती है और समांतर क्रम में आपकी करंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बस इसी को आपको पकड़ लो तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे अगर मान लो जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन लिए तो आप इधर से लेकर चलो, देखो आप चाहो तो ऐसा फ्लो कराओ, है ना, या ऐसा फ्लो कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी एक एंड को पकड़ो, है ना। मैंने यहां से मान लीजिए कि यहां से कोई करंट जा रही है आई एम्पियर की, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ये आई एम्पियर की करंट इस ए पॉइंट से निकली, यहां पर 10 ओम को पार करके यहां पर आएगी और कहीं जाने के लिए रास्ता है क्या, नहीं है, तो ये इसी पथ को फॉलो करके यहां पर आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से कहीं और जाने का रास्ता है क्या, नहीं है, तो फिर वो वापस यहाँ पे पार करके क्या जाएगी, आई एम्पियर, यहाँ पर भी क्या रहेगी, आई एम्पियर। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस पूरे लूप में जो करंट है वो आई है, यानी कि सभी ब्रांच में, है ना, इस 10 ओम में, 20 ओम में और 2 ओम प्रतिरोध में आपकी जो करंट है वो क्या बनी हुई है, सेम बनी हुई है। और करंट सेम है, इसका मतलब ये सभी कैसे कनेक्ट हैं, ये कनेक्ट हैं आपके सीरीज में या श्रेणी क्रम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो आपके क्वेश्चन के गलत होने की संभावनाएं लगभग नगण्य हो जाएंगी, यानी गलत नहीं होगा। तो आप सीरीज में कैसे हल करते हो, आर इक्विवेलेंट बराबर आप सिंपल ऐड कर दोगे 10 + 20 30 + 2, तो यहां पर आंसर कितना हो गया, 32 ओम हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब इसको समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि ए और बी के बीच में ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 20 ओम, ये सारी वैल्यू जो दी हुई है आपको ये ओम में दी हुई है ना, ये कनेक्ट है मान लो, है ना। तो देखिए अब हम फिर से, अब देखो अगर किसी स्टूडेंट का मन हो कि नहीं करंट इधर से, तो मैंने यहां से करंट मानी इस बार कि यहां से ये कोई आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ना। अब देखो जैसे ही ये करंट यहां पर आएगी इस जंक्शन पर, इसके लिए 2 रास्ते हैं, यानी कि आई में से कुछ करंट इधर फ्लो हो जाएगी I1 मान लो, और कुछ करंट इधर फ्लो हो जाएगी I2। बोलो करंट बढ़ी। अब जैसे ही करंट बढ़ गई, एक बात आपके दिमाग में आ गई कि ये पैरेलल सर्किट हो सकती है अभी नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ, हो सकती है, क्योंकि अभी एक एंड है, दूसरे एंड पे देखते हैं ना क्या होता है। तो देखो यहां से ये I1 एम्पियर की करंट यहां से इस तरफ से आएगी और ये I2 एम्पियर की करंट इस तरफ से आएगी, यानी कि फिर से ये यहां पर ऐड हो गई I1 + I2, तो फिर से यहां पर कौन सी करंट फ्लो हो गई, I करंट। मतलब अब क्लियर हो गया कि आपका ये 20 ओम का रेजिस्टेंस और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस क्या कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट। देखिए स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, आपने इनके आंसर भी दे चुके होंगे, लेकिन यहां पर मेरा मतलब आपको कंसेप्ट समझाना है। अभी तक जो रट्टा मारा है या जो आप लोगों को रट्टाफिकेशन लगा हुआ है दिमाग के अंदर, उसको आपको कंसेप्ट में बदलना है, उसको आपको लॉजिक में बदलना है ना। अगर ये लॉजिक समझ लिए तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए, कितनी भी हार्ड सर्किट आ जाए, आप उसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो फिर से ये करंट अब इस पॉइंट के ऊपर आई और यहां पर इसको 2 रास्ते फिर से मिले। मान लीजिए कि यहां पर ये फिर से किसी I3 एम्पियर और इधर चली गई I4 एम्पियर में, यानी 2 करंट में चेंज हो गई। ये I3 इधर से आई, है ना, और ये I4 इधर से आई, तो फिर से ये कनेक्ट हुई यहां पर और इधर क्या फ्लो हो गई, I एम्पियर की करंट फ्लो हो गई। इसका मतलब देखो ये 20 ओम और 20 ओम, यानी कि ये 2 रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है आपके,
पैरेलल में, ये 10 ओम और ये 10 ओम आपके कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल में। लेकिन ये टोटल ब्रांच और ये टोटल ब्रांच, मतलब यहां से यहां तक की ये ब्रांच नंबर 1 और ये टोटल ब्रांच यहां से यहां तक की 2, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, क्योंकि यहां पर टोटल करंट और यहां की टोटल करंट सेम बनी हुई है ना। क्लियर है, समझ में आया है ना। अगर नहीं भी आया तो आगे और क्वेश्चन लेंगे, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, पहले इन दोनों को अगर हम पैरेलल में हल करें तो आप क्या लिखोगे, R इक्विवेलेंट फर्स्ट मान लें यहां पर, तो क्या लिखोगे 1/20 प्लस 1/20, फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया हूं, आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 1 + 1, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, तो यहां पर R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, इसके बाद आप लोग कर लेंगे, है ना। उसी प्रकार से जब इन 10 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध को आप समांतर में हल करोगे तो R इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा, 10 और 10 को हल करके 5 ओम, आप लोग कर लेना, यही वैल्यू आने वाली है ना। अब यहां पर एक नोटिस, ठीक है, एक बात यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर दो प्रतिरोध समांतर में संयोजित हैं और दोनों का मान बराबर है तो उनका इक्विवेलेंट आधा होगा। यहां पर देखो 20 और 20 का इक्विवेलेंट कितना आया, 10, है ना। वही मैंने बोला कि दो प्रतिरोध अगर आपके समांतर में संयोजन है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो उनका इक्विवेलेंट आधा कर दीजिए। इसी प्रकार देखो 10 और 10 समांतर में संयोजित है, इनका इक्विवेलेंट निकाला, कितना आया 5, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बात आप लोगों के लिए बड़े फायदेमंद होगी, जब आप बड़े सर्किट को हल करोगे तो वहां पर ये छोटी छोटी चीजें आप जब यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपने टाइम भी बचा लिया, प्लस आपने एक्यूरेसी भी बढ़ा ली। अब मैंने पहले ही कहा था कि ये R इक्विवेलेंट फर्स्ट और R इक्विवेलेंट सेकंड, ये दोनों कैसे कनेक्ट हो गए, श्रेणी में। तो अब फाइनल जब R इक्विवेलेंट निकालोगे तो आप क्या करोगे, 10 + 5, यानी टोटल आंसर आपका आने वाला है 15 ओम, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। थर्ड आपको यहां पर दिया हुआ है ना। देखो फटाफट से करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से ये कोई करंट चली I एम्पियर की, यहाँ से यहाँ तक दो, ये सेम हो गई, यहाँ पे दो भागों में I1 में और I2 में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। I1 I2 में डिवाइड हुई, मतलब कि ये 10 और ये 10 कैसे कनेक्ट है, आपके पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, सेम रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट निकालेंगे, आधा हो जाएगा। अभी मैंने उधर बताया। तो इस सर्किट को मैं क्या इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, कि मैंने यहाँ पर ये जो R इक्विवेलेंट इन दोनों का 10 का निकाला, कितना आया 5 ओम, ये 5 ओम के साथ मैंने किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की। एक बात और ध्यान रखना, ऐसे सर्किट में हमेशा पहले ध्यान रखना कि पैरेलल हल करना ज्यादा सुटेबल है या सीरीज में हल करना ज्यादा आसान है ना, वो सर्किट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर पैरेलल में ही हल करना पड़ेगा पहले इन 10 को, तभी आपका सही आंसर आएगा। ऐसा नहीं करना कि 10 और 5 15 पहले सीरीज में जोड़ दे, फिर इस 10 के साथ पैरेलल में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको कंसेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो ये 5 ओम का और ये 5 ओम जो R इक्विवेलेंट आया, दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो फिर से फाइनल आंसर R इक्विवेलेंट आप क्या लिख सकते हो, 5 और 5 10 ओम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ओम। चौथा जो क्वेश्चन दिया है, चलो मैं इसको हल नहीं करा रहा हूं, कमेंट में आप लोगों को इसका आंसर देना है। A और B के बीच में 2.5 ओम, 2.5 ओम, 2.5 ओम और 5 ओम, कुछ इस प्रकार से आपको सर्किट दी है, आपसे R इक्विवेलेंट पूछा है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने पढ़ा है, आई होप कि आपको समझ में भी आया है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके, थैंक यू, शुक्रिया।